क्या कोई यकीन करेगा कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन से बचाने का जो सबसे बड़ा रहस्य है, वो एक ऐसे आणविक स्पंज में छिपा हो सकता है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते? सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है। बिल्कुल। या फिर सोचिए कि भविष्य का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर उस भौतिकी के दम पर काम करेगा जो जो किसी भी चीज को एक ठोस दीवार के पार जाने की इजाजत देती अरे वाह! ये तो एकदम साई-फाई फिल्म वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। है ना? और जरा ये भी सोचिए कि जब एक ही फिल्म ऑस्कर में हर बड़ा अवार्ड जीत ले, तो क्या वो सिर्फ एक बहुत अच्छी कहानी होती है या फिर वो हम सबकी जिंदगी की किसी बहुत गहरी बेचैनी का आईना है? देखिए, यही वो बिंदु है जहां से हमारी आज की ये चर्चा बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है। क्योंकि जब हम इन सारी उपलब्धियों को अलग-अलग करके देखते हैं ना, तो ये सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस लगती हैं। सही बात है। सिर्फ एक खबर की तरह। हाँ, लेकिन जब हम इन्हें एक साथ रखकर इनके पीछे का विज्ञान, इनकी कला और जो इनका सामाजिक प्रभाव है उसे समझते हैं, तब जाकर हमें असल में पता चलता है कि हमारी सभ्यता किस दिशा में जा रही है। बिल्कुल, और आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा मिशन भी ठीक यही है। तो जो मुख्य स्रोत सामग्री हमारे सामने है, वो है वार्षिकांक 2025-26 का एक बेहद खास दस्तावेज। जिसका शीर्षक है चर्चित पुरस्कार वैश्विक उत्कृष्टता का शिखर। एकदम सही। तो आज हम इसी बात की तह तक जाने वाले हैं कि साल 2025-26 में दुनिया उत्कृष्टता को मतलब एक्सीलेंस को किन पैमानों पर माप रही है। और जो लोग दुनिया को आकार देने वाले नए विचारों, कला और विज्ञान से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये विचार विमर्श एक तरह से टाइम सेविंग शॉर्टकट है। हाँ, बिना किसी भारी भरकम शब्दावली के हम एकदम आसान भाषा में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दिमागों की उपलब्धियों का सार निकालने वाले हैं। तो अगर हम अपने स्रोत पर गौर करें तो ये पूरा का पूरा विश्लेषण मुख्य रूप से उत्कृष्टता के 3 स्तंभों पर टिका है। जी, पहला स्तंभ है रचनात्मकता, जिसे हम ऑस्कर 2026 के विजेताओं के जरिए समझेंगे। दूसरा है बौद्धिक और मानवीय योगदान, जिसे हम नोबेल पुरस्कार 2025 की खोजों पर परखेंगे। और तीसरा? और तीसरा है वैश्विक और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व, जिसकी झलक हमें अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं के बदलते स्वरूप में मिलती है। अच्छा, तो चलिए फिर इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्तंभ से, यानी रचनात्मकता का सम्मान, अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर 2026। ऑस्कर। इस बार के ऑस्कर विजेताओं की सूची में एक चीज जो बिल्कुल सामने खड़ी नजर आती है वो है फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर का एक तरफा दबदबा। मतलब इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब तो जीता ही है, साथ ही पॉल थॉमस एंडरसन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी तो अवार्ड मिला। हाँ, और दिग्गज अभिनेता सीन पेन को भी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला इसी फिल्म के लिए। हालांकि फिल्म सिनर्स के लिए माइकल बी जॉर्डन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और हैमनेट के लिए जेसी बकली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया। बिल्कुल, लेकिन देखिए, पॉल थॉमस एंडरसन जैसे निर्देशक का ये सम्मान और सीन पेन का वो दमदार अभिनय, दोनों ही इस बात की गवाही देते हैं कि फिल्म निर्माण की कला आज किस स्तर तक पहुंच चुकी है। वो तो है। लेकिन वन बैटल आफ्टर अनदर का इस तरह से पूरे ऑस्कर पर छा जाना ना, वो एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक संदेश भी देता है। हाँ, और मैं इसी बात पर आना चाह रहा था। मतलब ये तो मुझे टेनिस के उस ग्रैंड स्लैम को जीतने जैसा लग रहा है जहां कोई ये खिलाड़ी कोर्ट के हर कोने पर हावी हो जाता है। एकदम सही तुलना है। या एक ही कृति हर दिशा में हावी हो गई है, चाहे वो कहानी हो, निर्देशन हो या अभिनय। तो मेरा सवाल यह है कि जब कोई एक फिल्म श्रेष्ठ फिल्म, निर्देशक और सहायक अभिनेता जैसे इतने अहम पुरस्कार एक साथ अपने नाम कर लेती है, तो क्या इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस साल वो कहानी समाज की किसी बहुत गहरी नब्ज को छू रही होती है? देखिए, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ऑस्कर को हम अक्सर सिर्फ चकाचौंध और मनोरंजन के चश्मे से ही देखते हैं। वो रेड कार्पेट और ग्लैमर। हाँ, लेकिन असल में अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्में तत्कालीन सामाजिक मनोविज्ञान का बहुत ही पारदर्शी आईना होती हैं। वन बैटल आफ्टर अनदर का शीर्षक ही अपने आप में देखिए, एक के बाद एक लड़ाई। बिल्कुल, एक निरंतर और कभी न खत्म होने वाले संघर्ष को दर्शाता है। अकादमी में दुनिया भर के हजारों सदस्य वोट करते हैं। अब जब इतने विविध लोग एक ही फिल्म को चुनते हैं, तो इसका मतलब है कि वे सब उस कहानी में अपना खुद का अक्स देख रहे हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। शायद ये फिल्म उस सामूहिक थकान या उस संघर्ष को आवाज दे रही है जिससे आज के समय में हर इंसान रोजमर्रा के स्तर पर जूझ रहा है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर व्यक्तिगत हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी ये सिर्फ एक फिक्शन या कल्पना नहीं है, बल्कि हमारी अपनी असली लड़ाइयों का एक सिनेमाई रूप है।
एकदम सही। लेकिन देखिए, स्क्रीन पर तो हम इन काल्पनिक लड़ाइयों को देखते हैं और उनसे जज्बाती तौर पर जुड़ भी जाते हैं। पर अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो इंसानियत की सबसे बड़ी और असल लड़ाइयाँ किसी सिनेमा हॉल में नहीं लड़ी जा रही हैं। हाँ, वो तो विज्ञान की शांत प्रयोगशालाओं में लड़ी जा रही हैं, बीमारियों के खिलाफ और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ। बिल्कुल। और विज्ञान की यही दुनिया हमारे विश्लेषण के दूसरे स्तंभ यानी नोबेल पुरस्कार 2025 का मुख्य विषय है। और ये देखना बहुत ही रोमांचक है कि इस बार विज्ञान के नोबेल विजेताओं ने जिन चीजों की खोज की है वो सिर्फ सिद्धांतिक या कागजी बातें नहीं है। मतलब उनका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ने वाला है। हाँ, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन विज्ञान में जो काम हुआ है वो बुनियादी विज्ञान और उसके बेहद व्यावहारिक उपयोग की कहानी कहता है। तो चलिए फिर इन खोजों को ना थोड़ी आम भाषा में डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र की। इस बार ये नोबेल मैरी ई ब्रुंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची को मिला है। और उनके योगदान का विषय है रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज। हाँ, अब अगर मैं इसे बहुत सरल भाषा में समझूं तो ये जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद किसी ट्रैफिक पुलिस या एक तरह के पीस कीपर की तरह हैं। बहुत अच्छी एनालॉजी आई है ना, मतलब जब भी कोई वायरस हमला करता है तो हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ती है, लेकिन ये जो टी सेल्स हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम उस लड़ाई में इतना बेकाबू ना हो जाए कि वो हमारे ही शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को तबाह करने लगे। ये एकदम सटीक तुलना की आपने। और इस खोज की अहमियत को समझने के लिए ना हमें ये देखना होगा कि जब ये पीस कीपर काम करना बंद कर देते हैं तब क्या होता है। तब क्या होता है? बीमारियां। हाँ, तब इंसान को ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इन वैज्ञानिकों ने असल में ये खोजा है कि कैसे ये रेगुलेटरी टी सेल्स शांति बनाए रखते हैं। अरे वाह, इसका मतलब है कि भविष्य में हम ऑटो इम्यून बीमारियों को सिर्फ रोक ही नहीं पाएंगे बल्कि शायद उनका जड़ से इलाज भी कर सकेंगे। बिल्कुल। और चिकित्सा के क्षेत्र में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वाकई, ये तो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन देखिए, चिकित्सा विज्ञान को समझना फिर भी थोड़ा आसान लगता है। यहाँ मुझे भौतिकी और रसायन के विषय पर ना थोड़ा सा पुशबैक देना होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शुरू में इनके विजेताओं और उनके काम के नाम इतने जटिल हैं कि पहली बार सुनने में तो किसी हार्डकोर साइंस फिक्शन फिल्म के भारी भरकम डायलॉग लगते हैं। हाँ, नाम तो थोड़े मुश्किल हैं। जैसे भौतिक विज्ञान में जॉन क्लॉक और उनकी टीम को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन के लिए नोबेल मिला है। और रसायन विज्ञान में सुसुमो किंतागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क या MOF के विकास और गैस भंडारण के लिए सम्मानित किया गया है। जी। अब आप ही बताइए, एक आम इंसान के लिए इन भारी भरकम शब्दों का, इन क्वांटम टनलिंग और गैस भंडारण के ढांचों का उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से या सतत विकास से क्या सीधा जुड़ाव है? मैं आपकी उलझन बिल्कुल समझ सकती हूँ। ये शब्द सच में डराने वाले हैं, पर चलिए इन्हें एक एक करके सुलझाते हैं। यहाँ से चीजें असल में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, प्लीज समझाइए। पहले भौतिकी की बात करते हैं। क्वांटम टनलिंग। सामान्य दुनिया के भौतिक नियमों के अनुसार अगर आप एक टेनिस बॉल को एक ठोस दीवार पे मारेंगे तो क्या होगा? वो टकराकर वापस आएगी, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। लेकिन क्वांटम स्तर पर यानी परमाणुओं की जो सूक्ष्म दुनिया होती है, वहां वो बॉल कभी-कभी सीधे दीवार के आर पार निकल जाती है और इसी को टनलिंग कहते हैं। एक मिनट, दीवार के आर पार, ये तो सच में किसी जादू जैसा लग रहा है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, विज्ञान अक्सर जादू जैसा ही लगता है जब तक हम उसे समझ न लें। इन वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल डेरॉट और जॉन मार्टिनेस का कमाल ये है कि उन्होंने इस जादू को सिर्फ एक अकेले परमाणु तक सीमित नहीं रहने दिया। अच्छा, तो मैक्रोस्कोपिक का क्या मतलब हुआ यहाँ? मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि उन्होंने इसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के स्तर पर काम करते हुए साबित किया है। और इसका हमारी जिंदगी से सीधा जुड़ाव ये है कि आज के हमारे कंप्यूटर जिस सिलिकॉन चिप पर चलते हैं ना, उसकी एक सीमा है। एक लिमिट के बाद वो और तेज नहीं हो सकते। एकदम। और ये खोज भविष्य के सुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटर्स की नींव है। ये ऐसे कंप्यूटर्स होंगे जो उन समस्याओं को कुछ सेकंड में सुलझा लेंगे जिन्हें आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी हजारों साल में नहीं सुलझा सकते। बाप रे, यानी जो तकनीक आज हमारी उंगलियों पर है उसे ये खोज पूरी तरह से पुरानी या अप्रचलित कर देगी और हम एक नई ही तकनीकी युग में कदम रखेंगे। बिल्कुल सही। और वो जो रसायन विज्ञान में मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क या MOF है,
उसका क्या इस्तेमाल है? उसे समझने के लिए ना आप एक ऐसे आणविक स्पंज की कल्पना करें जिसे आप अपने आंखों से नहीं देख सकते। ओके, एक इनविजिबल स्पंज। हाँ, किंटगावा, रॉबिन्सन और यागी ने प्रयोगशाला में ऐसे रासायनिक ढांचे तैयार किए हैं जिनमें अनगिनत सूक्ष्म छिद्र होते हैं और ये ढांचा पानी नहीं बल्कि गैसों को सोखता है। गैसों को सोखता है। तो इसका फायदा क्या है? अब इसका कमाल देखिए, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को लेकर परेशान है कि हम वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को कैसे हटाएं। ये जो MOF स्पंज है, ये सीधे वातावरण से CO2 को सोख सकता है। अरे वाह, ये तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, भविष्य की जो साफ ऊर्जा है यानी हाइड्रोजन, उसे स्टोर करना बहुत मुश्किल और खतरनाक होता है। ये फ्रेमवर्क हाइड्रोजन को बहुत कम जगह में बेहद सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये तो सच में अद्भुत है। इसका मतलब है कि विज्ञान हमें जीवित रहने, तेज गति से आगे बढ़ने और अपनी गलतियों जैसे कि प्रदूषण को सुधारने के बेहद ठोस और सटीक साधन दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है। लेकिन देखिए, एक विचार ये भी आता है कि विज्ञान हमें जीवित तो रख सकता है, पर हमें जीना नहीं सिखा सकता। समाज को और इंसान की चेतना को दिशा देने के लिए, उसे एक उद्देश्य देने के लिए हमें साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र की जरूरत होती है। बहुत सही बात कही आपने। और यही मानवीय पहलू हमें नोबेल पुरस्कार 2025 के हमारे अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। देखिए, साहित्य और अर्थशास्त्र का ये जो तालमेल है ना, वो हमारे समाज का सबसे अहम हिस्सा है। विज्ञान बताता है कैसे, लेकिन मानविकी बताती है क्यों। हाँ, इस बार साहित्य का नोबेल हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्ना-होर्काई को दिया गया है। स्रोत के अनुसार उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं को इस बात के लिए सम्मानित किया गया है कि वे सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती हैं। सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति, ये पंक्ति अपने आप में ही बहुत वजनदार है। और अगर हम इसी कड़ी में अर्थशास्त्र के नोबेल को देखें, जो जोएल मोकीर, फिलिप अग्यान और पीटर हॉविट को मिला है, तो उसका विषय बिल्कुल अलग है। जी, उन्हें इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर शोध के लिए ये सम्मान मिला है। हाँ, अब इन दोनों में ना मुझे एक बहुत ही गहरा विरोधाभास नजर आता है। मतलब एक तरफ साहित्य हमें बता रहा है कि दुनिया खत्म होने के डर यानी किसी अपोकलिप्स के बीच इंसान को सिर्फ कला ही सांत्वना दे सकती है, और दूसरी तरफ अर्थशास्त्र कह रहा है कि नया सोचने की क्षमता यानी इनोवेशन ही हमारे आर्थिक भविष्य को बचाएगा। तो क्या मानवीय प्रगति इन्हीं दो छोरों, डर और उम्मीद के बीच झूलती रहती है? देखिए, अगर आप इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि यही विरोधाभास असल में मानव सभ्यता का इंजन रहा है। वो कैसे? जब भी समाज पर कोई बड़ा संकट आता है, चाहे वो युद्ध हो या कोई वैश्विक महामारी, तो एक गहरी निराशा छा जाती है। क्रास्ना-होर्काई का साहित्य ये याद दिलाता है कि उस गहरे अंधकार में जब सारे भौतिक समाधान विफल हो जाते हैं, तब इंसान कला, कहानियों और साहित्य में एक मानसिक पनाहगाह ढूंढता है। हाँ, कला उसे टूटने से बचाती है। आता है। अघेनियन और हॉविट का शोध ये बताता है कि पुराने सिस्टम का टूटना हमेशा बुरा नहीं होता। उसी मलबे से इनोवेशन जन्म लेता है और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाता है। यानी डर हमें सचेत करता है, कला हमें सांत्वना देकर जीवित रखती है और इनोवेशन हमें समस्या से बाहर निकालता है। एकदम सटीक। ये चक्र वाकई बहुत विचारणीय है। और जब हम समाज को दिशा देने की बात कर ही रहे हैं, तो इसी हिस्से में शांति का नोबेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2025 का शांति नोबेल वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। हमारे स्रोत दस्तावेज के अनुसार उन्हें वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव का नेतृत्व करने के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। और देखिए, यहाँ हमारे लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम इस चर्चा में किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। हम न तो किसी का समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। हम निष्पक्ष रूप से बस नोडल समिति के उस आधिकारिक बयान को सामने रख रहे हैं जो इस पुरस्कार का आधार है। हाँ। समिति ने मुख्य रूप से उनके अहिंसक और शांतिपूर्ण संघर्ष के तरीकों को रेखांकित किया है। और अगर हम उस तरीके या उस हाव पर गौर करें, तो शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का बदलाव दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक माना जाता है। बेशक। इतिहास गवाह है कि बड़े बदलावों में अक्सर हिंसा की गुंजाइश बन जाती है, लेकिन जब कोई जन आंदोलन शांति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर टिका रहता है, तो वैश्विक मंच उसे एक आदर्श के रूप में मान्यता देता है। बिल्कुल। और ये इस बात का प्रमाण है कि कूटनीति और शांति स्थापना केवल बंद कमरों में बैठे राजनेताओं तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि जमीनी स्तर पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। सही कहा। और जब प्रभाव और कूटनीति की बात आती है ना, तो सॉफ्ट पावर का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आज के समय में देशों के बीच संबंध सिर्फ कागजी समझौतों से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व से भी मजबूत होते हैं। और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व की यही बात हमें हमारे आज के तीसरे और अंतिम स्तंभ पर ले आती है, सौंदर्य प्रतियोगिताएं 2025। वैश्विक मंच पर ग्रेस, कॉन्फिडेंस और संस्कृति का प्रदर्शन। देखिए, इस मंच का स्वरूप पिछले एक दशक में अभूतपूर्व रूप से बदला है। 2025 की इन वैश्विक प्रतियोगिताओं की बात करें तो 74वीं मिस यूनिवर्स बनी है मेक्सिको की फातिमा बॉश। वहीं 72वीं मिस वर्ल्ड का ताज थाईलैंड की ओपला सुचाता चुआंगसरी ने जीता है। साथ ही मिसेस वर्ल्ड का खिताब चेगो गेलेई के नाम रहा है। अगर आप इस पूरे सूची को देखें तो ये सिर्फ सौंदर्य का नहीं, बल्कि विभिन्न महाद्वीपों की सांस्कृतिक विविधता का जश्न है। बिल्कुल। और इस पूरी सूची में जो चीज सबसे ज्यादा उत्साहित करती है वो है भारतीय गौरव का वो शानदार विस्तार जो अब भौगोलिक सीमाओं से परे जा चुका है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। मतलब उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर से आने वाली श्री सिंह का मिसेस यूनिवर्स जीतना, राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा का मिस यूनिवर्स इंडिया बनना, और इसके साथ ही एक बहुत दिलचस्प नाम है कैटलीन सैंड्रा नील का, जो एक भारतीय अमेरिकन है और जिन्होंने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है। इसे देखकर तो यही लगता है कि उत्कृष्टता पूरी तरह से लोकल से ग्लोबल हो गई है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ लोकल से ग्लोबल होने की बात नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी प्रतीक है कि प्रतिनिधित्व की परिभाषा अब कितनी विस्तृत हो गई है। हाँ। शेरी सिंह का मिसेस यूनिवर्स बनना ये साबित करता है कि उपलब्धियों और ग्रेस का मूल्यांकन अब किसी एक निश्चित उम्र या वैवाहिक स्थिति तक सीमित नहीं है। और जहां तक कैटलीन नील का सवाल है, उनका जीतना डायस्पोरा की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। डायस्पोरा से आपका मतलब उन लोगों से है जो दुनिया भर में फैले हुए हैं लेकिन अपनी जड़ों से अभी भी जुड़े हैं। बिल्कुल, ऐसे लोग जो एक से ज्यादा संस्कृतियों के बीच पुल का काम करते हैं। मिस इंडिया यूएसए जैसी प्रतियोगिताएं इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि एक युवा पीढ़ी जो शायद पली बढ़ी किसी और देश में है, वो अपनी मूल संस्कृति और परंपराओं को कितने आत्मविश्वास के साथ वैश्विक पटल पर रख रही हैं। ये भी एक तरह की सॉफ्ट पावर ही है। हाँ, ये एक प्रकार की सांस्कृतिक कूटनीति है, जहां आप अपने देश के मूल्यों को पूरी दुनिया के सामने एक रोल मॉडल के रूप में पेश करते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि आप जहां भी रहें, आपकी संस्कृति आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो चलिए अब जरा पीछे मुड़कर इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। हमने अलग अलग मंचों की बात की। हाँ, चाहे वो ऑस्कर का चमकता हुआ रेड कार्पेट हो, नोबेल पुरस्कार का वो शांत लेकिन गंभीर हॉल हो, या फिर मिस यूनिवर्स का जगमगाता हुआ स्टेज, ऊपर से देखने पर ये सभी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। अलग तो लगती हैं, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि इन सभी के केंद्र में एक ही खोज है, सर्वश्रेष्ठ को पहचानने की खोज। सही कहा। हमने वन बैटल आफ्टर अनदर के जरिए देखा कि कैसे कला हमारे समाज के सबसे गहरे संघर्षों को आवाज देती है। हमने रेगुलेटरी टी सेल्स और क्वांटम टनलिंग के जरिए देखा कि कैसे बुनियादी विज्ञान हमारी बीमारियों का इलाज कर रहा है और हमारी भविष्य की तकनीक की नींव रख रहा है। हमने समझा कि कैसे लाज़्लो क्रेज़ना हुर्काई का साहित्य हमें सर्वनाश के डर के बीच उम्मीद देता है और कैसे शांति और इनोवेशन की ताकत समाज को बचाती है। और अंत में हमने सौंदर्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से उस विस्तृत होते सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को देखा जो उम्र और सीमाओं के बंधनों को तोड़ रहा है। इस पूरे विश्लेषण से एक बात बहुत स्पष्ट होकर उभरती है कि साल 2025-26 में दुनिया केवल सफल लोगों को ही सम्मानित नहीं कर रही है। तो फिर किन्हें कर रही है? दुनिया उन लोगों को सम्मान दे रही है जिनका काम इंसानियत को एक कदम आगे ले जाता है, चाहे उसका माध्यम सिनेमा हो, विज्ञान की लैब हो या एक सांस्कृतिक मंच हो। और इसी निष्कर्ष के साथ हम आज के इस विचार विमर्श के अंतिम मोड़ पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार है जो हम सबके लिए छोड़ना जरूरी है, जिस पर आगे भी मंथन होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर हम आज की चर्चा को ध्यान में रखें तो चाहे वो फिल्म का एक निर्देशक हो जो हमारी चिंताओं को कहानी में गढ़ रहा है, एक वैज्ञानिक हो जो क्वांटम लेवल पर जाकर ऊर्जा और प्रकृति के नियम बदल रहा है, या फिर सौंदर्य प्रतियोगिता की कोई विजेता हो जो दो संस्कृतियों के बीच का पुल बन रही है, ये सभी अनिवार्य रूप से हमारे आने वाले कल के आर्किटेक्ट हैं। ये हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक सवाल जो यहाँ पैदा होता है वो ये कि क्या आने वाले दशक में उत्कृष्टता का पैमाना
सिर्फ किसी एक क्षेत्र के एक्सपर्ट होने तक सिमट कर रह जाएगा? ये सोचने वाली बात है। या फिर असली विजेता वो होगा जो कला की संवेदनशीलता, विज्ञान की सटीकता और सांस्कृतिक कूटनीति यानी कल्चरल डिप्लोमेसी की समझ, इन तीनों का एक बेहतरीन मिश्रण पेश कर सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दिमागों की इस यात्रा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस उत्सुकता को बनाए रखें, सवालों को जिंदा रखें और हर दिन अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते